सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 3 देख रहे हैं, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। नाज़ीवाद क्या है और हिटलर का उदय कैसे हुआ? हिटलर हिस्ट्री की एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है। कहानी की शुरुआत इस तरीके से करेंगे कि 1945 में जो वसंत ऋतु में हेमलुट नामक एक 11 वर्षीय जर्मन लड़का है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, माता पिता की बातें सुन रहा है और माता पिता इस बात पे बहस कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम खुद अपनी जान ले लें या बच्चों को भी साथ में लेके जाएं, यानी हम खुद खत्म हो जाएं, अकेले खत्म हो जाएं या बच्चों को भी लेके जाएं, क्योंकि उन्हें भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा था। ये हेलमुट के माता पिता को उनका ये कहना था, उनके माता पिता का, कि जो मित्र राष्ट्र है वो हमारे साथ उसी तरीके से व्यवहार करेंगे जो उन्होंने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया। अगले दिन वो हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। बस यही आखिरी मौका था जब हेमलुट ने अपने पिता को देखा। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए, माता पिता ने खेलते कूदते समय बिताया। लेकिन कुछ देर बाद ही हेलमुट के पिताजी ने खुद को गोली मार ली। हेलमुट अभी भी ये बातें याद करता है और वहां पर क्योंकि बात ये हो रही थी कि बच्चों को साथ में मारा जाए या खुद मारा जाए, तो हेलमुट अपने घर में, या ये कहें कि अपने घर में माता के हाथ से खाना नहीं खा पाया 9 साल तक, क्योंकि उसे डर लगा रहता था कि कहीं माँ उसे जहर ना दे दे। ये एक कहानी की शुरुआत बड़ी दुखदाई है, लेकिन ये जो हेलमुट की सच्चाई है वो ये है कि उसके पिता नाज़ी थे। आगे चल के हम जानेंगे कि नाज़ी एक संगठन था, एक पार्टी थी। वहीं से उसके जो लोग थे उन्हें नाज़ी कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर, ये साहब है एडोल्फ हिटलर। जैसे मैंने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई, इस तरीके से कि इनका नाम आज भी जाना जाता है, जो इन्होंने अन्याय किया और जो, क्योंकि इनको राष्ट्रवादी, अगर जर्मनों की नजरों से देखा जाए तो बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे, लेकिन बाकी लोगों के हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने बहुत अन्याय किया। एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे और आपने इनका नाम कहीं सुना होगा। हिटलर का ये काम था, या हिटलर इस तरीके से आए थे कि वो अपने देश को, जर्मनी को, बहुत ताकतवर देश बनाना चाहते थे और पूरे यूरोप पे वो कब्जा करना चाहते थे, जीतना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों, देखिए, केवल यहूदियों के साथ अन्याय नहीं किया, यहूदियों को नहीं मरवाया, बल्कि उन्होंने कई लोगों के साथ ऐसा किया, यहां तक कि उन्होंने अपने जो जर्मन लोग हैं उनको भी खत्म किया। किन लोगों को, इसके बारे में बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में हम जानेंगे। तो ये नाज़ीवाद का जो शब्द है, हेलमुट से हमने जो जोड़ा, ये नाज़ीवाद था क्या? क्यों इनके पिता ने आत्महत्या की? किस लिए वो डरे हुए थे? तो कहानी ये थी कि मई 1945 में जर्मनी ने, जो मित्र राष्ट्र है, देखिएगा, जो विश्व युद्ध हुआ उसमें मित्र राष्ट्र जो है, मित्र राष्ट्र का नेतृत्व पहले ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था, फिर सोवियत संघ और अमेरिका इसी गठबंधन में शामिल हो गए इनके साथ। यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ, एक पार्टी ये थी और एक पार्टी ये थी जो जर्मनी, इटली और जापान की थी। तो एक तरीके से समझ लीजिए विश्व के ये देश, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका, और दूसरे देश, इसको मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा कि कौन कौन किस किस से लड़ रहे थे। जर्मनी, इटली और जापान ये अलग पक्ष था। तो हुआ ये था कि 1945 में जर्मनी ने, ये जो मित्र राष्ट्र है जिनका नाम मैंने लिया, उनके सामने समर्पण किया। उनको समझ में आ गया था कि क्या हश्र होने वाला है, इसलिए हिटलर और उसके जो प्रचार मंत्री है गोेबल्स, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि
ये बाएं में ग्योबल्स है, ये हिटलर है। तो जो ग्योबल्स है उन्होंने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में आत्महत्या कर ली, यानी कि हिटलर ने आत्महत्या की थी। उसके बाद युद्ध के बाद, अब ये युद्ध क्या हुआ इसके पहले की सारी कहानी हम देखेंगे, लेकिन ये आखिर की बात बता रहा हूं मैं आपको कि युद्ध जब खत्म हुआ तो उसके बाद जो न्यूरेमबर्ग है उसमें बाकायदा एक सैनिक अदालत, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत बनाई गई। तो जो भी हुआ युद्ध में, शांति के विरुद्ध जो अपराध हुए, मानवता के खिलाफ जो अपराध हुए, युद्ध अपराध, उसके लिए जो नाथसी युद्धबंदी है, नाथसी जो पार्टी, इस पार्टी के लोग थे जो हिटलर की पार्टी थी, उस पे मुकदमा चलाना इनका काम था, जो ये संगठन बनाया गया या फिर अंतरराष्ट्रीय जो संगठन बनाया गया। अब युद्ध के दौरान जो जर्मनी का व्यवहार था इंसानियत के खिलाफ था। जो उन्होंने किया दुनिया में इसकी निंदा की गई, लेकिन ये कृत्य क्या थे, क्यों हुए, ये इसको जानना जरूरी है। हिटलर को कहना कि उसने ये किया वो किया, ये तो ठीक है, किया उसने, लेकिन इसके पीछे कारण क्या था। नाथसी जो शब्द है बार बार आएगा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये शब्द जर्मन भाषा के शब्द नात्सियोनाल, 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 इसके जो प्रारंभिक शब्द है नाथसी, वहां से बनाया गया है। ये नात्सियोनाल जो है ये हिटलर, एडोल्फ हिटलर, जिसको फ्यूरर भी कहा जाता है, उसकी पार्टी के नाम का जो पहला शब्द है, इसीलिए इसके पार्टी के जो लोग थे उनको नाथसी कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के जब हुआ, इसमें जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया। इसका मतलब ये था कि कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा गया। युद्ध में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। इतने सारे लोग मरे। अब यहां बात खत्म नहीं होती है। आप हमेशा नाम इस तरीके से जोड़ा जाता है, आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखेंगे उसमें देखेंगे कि जो हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ बहुत कुछ किया, लेकिन उनके खिलाफ 60 लाख यहूदियों को तो मारा ही मारा, साथ में अपने जो नागरिक थे, जर्मन नागरिक 70,000, जो मानसिक और शारीरिक रूप से ये अपंग घोषित कर गए थे, किसी का पैर नहीं, कोई दिमागी रूप से अगर ठीक नहीं है, 70,000 जर्मन नागरिकों को भी मार दिया। इसके बाद जो विरोधी थे उनको भी मारा गया। कत्ल खाने बनाए गए जिसमें जहरीली गैस, जिसको बहुत आपने जैसे शिंडलर लिस्ट वगैरह बहुत सारी ऐसी पिक्चरों में, डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। तो जहरीली गैस में बहुत सारे लोगों को एक साथ एक उसमें गैस चैम्बर में भर दिया जाता था और मार दिया जाता था। लेकिन उसके बाद न्यूरेमबर्ग की अदालत जो बनी, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें केवल 11 मुख्य जो नाथसी है उन्हीं को सजा दी गई, बाकी को उम्र कैद की सजा दी गई, क्योंकि जो बर्बरता ये नाथसियों ने की थी, जुल्म, उन्होंने मित्र राष्ट्र चाहते थे कि देखिए जर्मनी की पराजय तो हो गई है, लेकिन वो उनको कठोर दंड नहीं देना चाहते, क्योंकि वो भी ये जानना चाहते कि जिस तरह दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था, पहले विश्व युद्ध के बाद ऐसा कुछ हुआ था जर्मनी के ऊपर जिसके कारण ये हिटलर या ऐसे लोग आए, नाथसी पनपा, तो वो कठोर दंड नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तीसरा विश्व युद्ध होता या कुछ ऐसी चीजें शुरुआत कर। देखिए, आप किसी के साथ कुछ गलत करेंगे या कुछ ऐसा कुछ कर देंगे, या उन लोगों को लगेगा कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो विद्रोह करेंगे। अब जो भी प्रथम विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के साथ हुआ, कई लोगों का मानना यह है कि नाथसी जर्मनी के उदय में इसी का योगदान था। क्या था, मैं फिर से बताता हूं। प्रथम विश्व युद्ध, इसके बाद जर्मनी की और मित्र देशों की जो जर्मन और जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी हार हुई। उसके बाद बहुत कुछ हुआ इनके साथ, वो अभी हम देखने वाले हैं। इसके बाद नाथसीवाद का जन्म हुआ और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और द्वितीय विश्व जब युद्ध हुआ उसके बाद भी जर्मनी की हार हुई, लेकिन तब तक जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी इतना पावरफुल कैसे हो गया कि उसने लोहा लिया बाकी देशों से, बहुत पावरफुल देशों से। इसके बारे में जानेंगे कि नाथसी आए कैसे।
तो शुरुआत हम करेंगे वाइमर गणराज्य का जब जन्म हुआ। जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों के बारे में बात करें। क्योंकि जर्मनी के साथ ही ऑस्ट्रिया है, तो उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर जो मित्र राष्ट्र है, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया और रूस, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने किसके खिलाफ लड़ा? मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। यहां पर पहला विश्व युद्ध हुआ, दो पार्टी बन गई। अब 1914 से 1918 तक चला। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी शक्तियां थी इस युद्ध में आ गई, सबको अपना कुछ ना कुछ फायदा था, लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और ये पूरे आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यूरोप को खत्म कर देगा, निचोड़ देगा। तो फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में काफी सफलताएं हासिल कर ली। मैं इस प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बता रहा हूं, लेकिन 1917 में जब अमेरिका आ गया इस लड़ाई में, तो अमेरिका तो ताकतवर देश है, जैसे ही वो आया तो इनको काफी, जो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे उनको काफी ताकत मिली और नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, यानी कि जर्मनी की हार हुई। अब साम्राज्यवादी जर्मनी, इसकी पराजय हुई। सम्राट जो थे वहां के, उनको पदत्याग करना पड़ा और वहां की जो संसदीय पार्टी थी उनको जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का एक अच्छा मौका उपलब्ध कराया गया। तो इसी सिलसिले में वाइमर है, इसमें एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई और संघीय आधार पर, फेडरल आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। अब नई व्यवस्था में क्या था कि जर्मन संसद को नाम इसका है राइक्सटॉग, इसके लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। तो प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरत भी है और साथ में जो वयस्क नागरिक है सभी को वोटिंग का अधिकार दिया गया। अब लेकिन ये जो वाइमर की हम बात कर रहे हैं, पहले मैं आपको इसके आगे ये बता देता हूं कि ये वर्साई की संधि जब हुई उसके बाद जर्मनी कैसा रहा। मैं ये बता रहा हूं कि क्या बीज बोए गए प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और वो मेन कारण था नात्सीवाद के कारण। तो ये जर्मनी है। अब इसमें जर्मनी 1914 की बात थी, 1914 है। उसके बाद ये राइनलैंड है। ये जो राइनलैंड आप देख रहे हैं, ये इसमें सैनिक नहीं है और यहीं पर इनका मेन, जैसे कहें कि संसाधन थे जर्मनी के। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाले जो पिंकिश कलर में है, ये जर्मनी से जमीन जो ले ली गई थी, ये ले ली गई। और जो लीग ऑफ नेशंस है उनकी भी कुछ जमीन थी, उनके नियंत्रण वाली जमीन थी। तो हुआ ये कि ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें उन इलाकों को देख रहे हैं जो संधि के बाद, जब संधि हो गई तो जर्मनी के हाथ से चले गए। तो जो नया गणराज्य, खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि नया गणराज्य बना था। वजह यही थी कि पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें जर्मनी की पराजय हुई। उसके बाद जो विजयी देश थे जिन्होंने जीता, उन्होंने बड़ी कठोर शर्तें जर्मनी पे लगा दी। जो वर्साई की संधि हुई मित्र राष्ट्रों के साथ, जो वर्साई की संधि हुई, बड़ी जर्मनी की जनता के लिए बड़ा कठोर और अपमानजनक थी, मतलब बड़ी बेइज्जती हुई उनकी। आप देखिए कि जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, जो भी उसकी कॉलोनीज है, 10% आबादी, 13% अपना लैंड या भूभाग, जो उनके आयरन ओर के भंडार है, 75% लौह भंडार, और जो कोयले के भंडार है 26% फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को देने पड़े। अब जर्मनी की और कमर तोड़ने के लिए मित्र राष्ट्रों ने जो उसकी सेना है, जर्मनी की सेना, उसको भी भंग कर दिया। और उसके बाद वॉर गिल्ड क्लॉज, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, इसके तहत युद्ध में जो भी तबाही हुई उसका जिम्मेदार किसको ठहराया गया? जर्मनी को। इसके लिए 6 अरब पाउंड जुर्माना लगाया गया। किस पे? जर्मनी पे। जो मैंने राइनलैंड आपको दिखाया, वहां खनिज संसाधन थे, ये किसके पास चला गया? मित्र राष्ट्रों के पास।
इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो जर्मन थे, उन्होंने ना केवल इस हार के लिए बल्कि जो वर्साय में अपमान हुआ, उसके लिए जो वाइमर गणराज्य है, उसी को जिम्मेदार ठहरा दिया। तो युद्ध का असर क्या हुआ, इसको भी समझना ज़रूरी है। जब युद्ध हुआ, उससे पूरी तरीके से, चाहे मनोवैज्ञानिक यानी कि मानसिक तौर पे या फिर आर्थिक, जिसे हम पैसा कहें, दोनों ही तौर पर कमर सबकी टूट गई। यूरोप जो लोगों को कर्ज देता था, अब खुद कर्ज में आ गया। पूरा पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए जो अपराध है, उसका हर्जाना कौन दे रहा था? अभी जो वाइमर गणराज्य बन गया, वो दे रहा था। उससे वसूल किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि जो अपराध बोध था, राष्ट्रीय अपमान, ये झेलना पड़ा। अब अगर आप हर्जाना चुकाना पड़ेगा, तो फिर आर्थिक तौर पे तो अपंग हो ही जाएंगे। अब वाइमर गणराज्य में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट ये लोग थे। अब रूढ़िवादी और जो पुरातन पंथी राष्ट्रवादी मिथकों की इस आड़ में उन्हें बहुत सारे उन पे हमले किए जा रहे थे। तो नवंबर के अपराधी ये कहकर उनका बकायदा एक खुला मजाक बनाया जाता। तो ये जो मनोदशा थी, ये जो दिमाग में लोगों के आ गया, या लोगों के साथ जो बिहेवियर हुआ, उससे जो आगे का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, वो बड़ा चेंज हुआ, उस पर बड़ा असर पड़ा। अब आप देखेंगे धीरे धीरे कि ये हुआ कैसे। जो पहला महायुद्ध हुआ, जैसे मैंने कहा कि जो यूरोपीय समाज है और जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, उस पर बड़ी गहरी छाप छोड़ दी। इसमें यह हुआ कि सिपाहियों को, जो सेना में थे, उनको आम नागरिकों से ज्यादा इज्जत मिलने लगी। जो राजनेता थे और प्रचारक थे, वो ये जोर देने लगे कि जो पुरुष आदमी है, वो मर्दाना है, आक्रामक है, ताकतवर होने चाहिए। और मीडिया ने जो खंदक है, उसमें जो जिंदगी बिता रहे हैं, उसका बड़ा महिमा मंडन किया। खंदक मतलब है कि युद्ध के मोर्चे पर जो सैनिकों के लिए बंकर है, छिपने के लिए जो गड्ढे खोदे गए हैं, वो खंदक, जो लोग उस पर रह रहे हैं, उनको बड़ा माना गया। लेकिन सिपाहियों की जिंदगी तो खंदकों में बहुत खराब थी। बहुत सारी चीजें हो रही थी, गोलाबारी हो रही थी, जहरीली गैस उनको देखनी पड़ रही थी, पल पल लोग मर रहे थे, ये देखना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी जो सार्वजनिक जीवन में था, उसमें इन फौजियों की जो प्रतिष्ठा है, वो बढ़ती जा रही थी। उस समय क्या था कि जो लोकतंत्र था, जैसे आज हम सब डेमोक्रेसी हैं, वो नया शब्द था यार, बड़ा नाजुक विचार था। इस पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि दोनों महायुद्ध के बीच ये लोकतंत्र सोल्यूशन नहीं बन पा रहा था। उसके बाद राजनीतिक रेडिकलवाद यानी कि आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट की घड़ी थी। जैसे ही वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, रूस में क्या हुआ? बोल्शेविक क्रांति हुई। अब जैसे ही ये क्रांति हुई, जर्मनी में भी, क्योंकि देखिए ये सब देश आसपास हैं, और एक जगह चीज हो रही है, दूसरी जगह उसका प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है। तो जैसे ही बोल्शेविक क्रांति यहाँ पर आपके फ्रांस में हुई, तो जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग, जो अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को अंजाम देने में लग गए। अब आप देखें कि ये जो मैंने आपको स्पार्टकिस्ट लीग कहा था, ये इसका एक चित्र है। ये स्पार्टकिस्ट लीग नामक जो रेडिकल संगठन है, उसने एक रैली बनाई। रैली यहाँ पर आयोजित हुई। देखिए कितने सारे लोग आए यहाँ पे। बहुत सारे जो शहर है, उसमें मजदूरों और नाविकों ने अपनी सुविधा बना ली। अब बड़े नारे गूंजने लगे। जो समाजवादी है, डेमोक्रेट है, कैथोलिक गुटों में भी वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है, उसके विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला कर दिया गया। तो आखिरकार ये हुआ कि वाइमर गणराज्य ने जो पुराने सैनिक हैं, उनको बुलाया, जो फ्री कोर के नाम से एक संगठन जो था, उसकी मदद से ये जो विद्रोह होने वाला था या हो रहा था, उसको कुचल दिया। तो यहाँ ये जो घटना आप देख रहे हैं, इसके बाद जो स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी, इसका पहली बार यहाँ उदय हुआ, इसकी नींव डली। जो कम्युनिस्ट है यानी कि साम्यवादी और समाजवाद, ये एक दूसरे के दुश्मन थे, और हिटलर के खिलाफ कभी भी कोई मोर्चा नहीं खोल सके। हम देखेंगे आगे क्यों।
क्रांतिकारी और जो उग्र राष्ट्रवादी है, दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए अपनी अपनी आवाज बुलंद करने लगे। अब हुआ ये कि राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 में एक आर्थिक संकट जो आया, उससे और बल मिल गया। जर्मनी में जो पहला विश्व युद्ध हुआ, उसने जर्मनी ने बहुत सारा कर्ज लिया था। उसके बाद जो स्वर्ण मुद्रा थी, उससे उसको हर्जाना भरना पड़ा, दोहरा बोझ आ गया। 1923 में जर्मनी के जो कर्ज है हर्जाना चुकाने से जर्मनी ने इनकार कर दिया, क्योंकि अब इतना कितना देते रहेंगे, जनता को भी तो देखना है। अभी इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने क्या किया कि इनका एक इलाका है, औद्योगिक इलाका है रूर, इस पे कब्जा कर लिया। ये जर्मनी में एक ऐसा इलाका था जहां पर कोयले के भंडार थे। एक मैं आपको आगे जो बात बताऊंगा उसके लिए एक चित्र है कि वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरियों में, ठेलों में कागज के नोट लादे जा रहे थे। यानी कि मुद्रा इतनी इसकी वो हो गई थी, अगर इंटरनेशनली देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इतनी सस्ती हो गई थी कि $1 के रूप में बहुत सारे जो इनकी करेंसी थी वो दी जाने लगी। या उसका इक्वेशन अगर देखा जाए $1 के प्रति, अभी मैं उसका नंबर बताऊंगा आपको। तो जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध जो निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी नोट छाप दिए, मतलब मुद्रा छाप दिए। अब फ्रांस ने कब्जा कर लिया आपके रूर शहर पे, तो उन्होंने अपने मुद्रा छाप दी। अब जर्मन सरकार ने जब ये मुद्रा छापी तो उसकी जो मुद्रा उस समय थी मार्क, ये गिर गई, बहुत तेजी से गिर। अब आप देखें कि अप्रैल में $1 अमेरिकन के अगर कंपेयर करें तो 24,000 मार्क थी। यही बस अप्रैल के बाद जुलाई में 3,53,000 हो गई, और अगस्त में ये 46,21,000 हो गई, और उसके बाद ये जो नंबर है तो करोड़ में जा रहा है, 988,60,000। इतनी मार्क हो गई। यानी $1 इतने मार्क, इतना पैसा, इतने कागज आपको जमा करने पड़ेंगे, इतना मार्क जमा करना पड़ेगा ताकि $1 हो। तो जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरी, कीमतें भी आसमान छूने लगी। यहाँ पर देखिए कि ये लोग कतार में लगे हैं, कतार में बेघर है, ये कतार में खड़े हुए हैं सोने के लिए। बैलगाड़ियों में भर भर के नोट जाने लगे, क्योंकि $1 के लिए इतने सारे पैसे देने पड़ते थे। तो अब जर्मन जो दुनिया में एक दयनीय स्थिति हो गई। तो ये जो संकट की स्थिति आती है, इसको अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसे हम अति मुद्रास्फीति कहते हैं। लेकिन अमेरिका आया बीच में, उसने जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए डॉव्स योजना बनाई, और इस योजना में जर्मनी की जो आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को, मतलब जो शर्तें हैं, क्योंकि जर्मनी ने मना कर दिया था हम नहीं देंगे, उसको दोबारा तय किया गया। लेकिन आगे हम और भी बात करने वाले हैं, यहाँ तक मामला रुका नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें इसमें जानना बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।